नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली। इनका टेन्योर अगस्त 11 1955 से स्टार्ट होता है और सितंबर 12 1956। आप देख सकती हैं कि जी हम्म, 1 साल और 1 माह का टेन्योर है इनका। चौधरी मोहम्मद अली साहब, इनके पास एजाज है कि ये पाकिस्तान के वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनके टेन्योर में पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। जी सर। ये फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। हम्म वेस्ट पाकिस्तान एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया। इट्स मीन कि एक सूबा बना दिया गया, चारों सूबों को मिलाकर एक हम्म। सूबा बना दिया गया। हालांकि उस वन वक्त यूनिट। बलूचिस्तान सूबा नहीं था, तो 3 सूबे और बाकी जो यूनिट थे पंजाब के यूनिट पंजाब में जम कर दिए गए, सिंध के यूनिट सिंध में, एनडब्ल्यूएफपी के यूनिट एनडब्ल्यूएफपी में, और बलूचिस्तान भी एक बड़े यूनिट में जम कर दिया गया। और उसके बाद जो है ना, इसकी रीजन ये थी कि अब ईस्ट पाकिस्तान जो है ना वो वेस्ट पाकिस्तान से एज अ होल यूनिट बात करेगा। अदरवाइज जो है, जो इलीट क्लास थी यहाँ की वेस्ट पाकिस्तान की, उनके ज़हन में ये था कि कहीं वेस्ट पाकिस्तान के राइट्स जो है ना वो एक्सप्लॉइट ना हो। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट हम्म बात यह है कि मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब से इख्तियारात ले लिए गए और उसकी जगह पर नए गवर्नर जनरल आ गए थे, सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा साहब उस वक्त गवर्नर जनरल आ गए थे। सिकंदर मिर्जा साहब के पास ये एजाज है कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद पर्सनैलिटी हैं जिनके पास गवर्नर जनरल का ओहदा भी रहा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी रहा। यानी कि हम्म लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा। हम्म। तो इन्होंने 1956 में रिजाइन दे दिया। इससे पहले कि इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और बताऊं, मैं इनके साहबजादे का तारुफ करवाने लगा। ये खालिद अनवर साहब हैं। जी एक बहुत सर। बड़े वकील गुजरे हैं। इनकी वजह हम्म। शोहरत जब 1993 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पहली असेंबली तोड़ी गई थी। नवाज शरीफ साहब ने गुलाम साहब खान के इस अमल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो ये उनके वकील थे। खालिद ओके। अनवर साहब नवाज शरीफ जो है ना, खालिद अनवर साहब ने उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुकदमा लड़ा। खालिद अनवर साहब ने उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। और आपको पता है कि मियां साहब वहां पर मुकदमा जीत गए थे, उनकी हुकूमत बहाल हो गई थी। इसके रिजल्ट के तौर जी। पर जब मियां साहब की हुकूमत सेकंड टाइम आई है 1997 में, जब हुकूमत आई है, तो ये उस वक्त वजीर कानून थे। ओके। 97 से लेकर 99, जब तक वो मुशर्रफ रिजीम शुरू नहीं होता उस वक्त तक ये वजीर कानून के तौर पर इन्होंने परफॉर्म किया। और इनका शुमार हम्म पाकिस्तान के चंद बेहतरीन और चोटी के वकीलों में होता था। हम्म। चलिए हम आगे चलते हैं। चौधरी मोहम्मद अली साहब की मशहूर जमाना किताब द एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ये इनकी बहुत हम्म, मशहूर किताब है। और इस किताब का हमने जिक्र ऑलरेडी किया हुआ है। अब आपको याद होगा कि जब हमने वो कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी का जिक्र किया था, तो उसमें हमने जी जी एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान की इस किताब का जिक्र किया था। इनका शुमार कायदे के बहुत करीबी साथियों में होता था और बहुत पढ़े लिखे ये इंसान थे। चौधरी मोहम्मद अली साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि वो कायदे आजम के बहुत करीबी साथी थे और बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। और इनकी ये किताब सीएसएस में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है। जब मैंने सीएसएस के सेशन पढ़ाए थे तो उस वक्त मैंने ये किताब भी वहाँ पर पढ़ाई थी। बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। हम्म। आइए हम देखते हैं अब उनके ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। निशा भाई, ये मेरा अपना लेक्चर है जो कि मैंने यूनिवर्सिटी में ये क्लास में दिया था। ये रिकॉर्डेड है, ये ऑनलाइन मौजूद भी है। मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे ठीक है बताया सर। गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जो है चौधरी मोहम्मद अली साहब थे। हम्म। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 23 मार्च 1956 को अप्लाई हुआ। तो गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा साहब जो है उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उस वक्त उठाया। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक बड़ी हैरानकुन हम्म बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि 23 मार्च 1956, हम आमतौर पर 23 मार्च का हम्म। जो जिक्र करते हैं वो हम जिक्र करते हैं लाहौर रेजोल्यूशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। जबकि आपको आपको सुन के हैरानी होगी कि 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पेश की गई थी। उसके पास हम्म होने की डेट जो है वो 24 मार्च है, हम्म। 23 मार्च नहीं है। और हकीकत ये है कि दुनिया
बाज़ इस पे इतराज भी करती है कि पाकिस्तानियों को डेट्स का भी सही पता नहीं है, ये 23 मार्च का दिन मनाते हैं। तो उसके जवाब में हम्म हम यहाँ कहते हैं जी एक्चुअली 23 मार्च को पेश हुई थी, तो लोग मेंटली एक्सेप्ट कर चुके थे, लोगों हम्म ने हम्म, हम्म, मेंटली इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ था, तो इसलिए हम इसको 23 मार्च ही मनाते हैं। असल हम्म। रीजन क्या है ये मैं आपको आज बताने लगा। जी सर। 23 मार्च 1956 से पहले 23 मार्च का दिन कभी नहीं मनाया था। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूं कि 23 मार्च 1956 से पहले 23 मार्च का जो डे हम मना रहे हैं, ये इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं मनाया गया। हुआ ये कि हम्म 23 मार्च 1956 को जब ये दिन मनाया गया, तो जब 1957 आया, जब नेक्स्ट ईयर 23 मार्च के दिन आया, तो हमने इसको रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया, क्योंकि ओके। पाकिस्तान ने फिफ्टी। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बनाया था, तो रिपब्लिक डे था। इंडिया में भी रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना, वो उनका जनवरी में हुआ था, तो जिसमें वो परेड भी करते बिल्कुल। हैं, तो हमारे पास भी इसी तरह का सेटअप है, हम भी इसमें परेड भी करते हैं। वो जो हम्म। इजाजत वगैरह होते हैं वो भी दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 23 मार्च 1958 भी मनाया। अब हुआ ये कि हम्म 58 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया गया, असेंबली डिसॉल्व कर देगी, बिल्कुल। मुल्क में लग गया मार्शल लॉ। अब ये इशू हम्म। आया कि उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर था 23 मार्च 1959 जब आया, तो अब क्या करें, रिपब्लिक डे हम्म कैसे मनाया जाए। तो रिपब्लिक डे तो मनाया नहीं जा हम्म। सकता था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं है। फिर हमने इसको करारदाद लाहौर के साथ, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, अटैच कर दिया। तो 1959 से पहले, 1959 से पहले करारदाद पाकिस्तान कभी नहीं मनाएगी पाकिस्तान। तो ये हम्म। 1959 में शुरू हुआ था। तो आज भी हमारे यहाँ पर जो है ना, हम इसको यही इसके साथ अटैच करते हैं। जी सर। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। सिर्फ आपको पता है दुनिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ब्रिटिश के पास है। बिल्कुल सर। 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट थे, 13 पार्ट थे, और 6 स्केड्यूल्स इसके मौजूद थे। हम्म। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में जो लियाकत अली खान ने पेश किया था, उसके बेस पे था। अब चूंकि हम प्राइम मिनिस्टर की सीरीज चला रहे हैं, वरना हम ये टॉपिक जरूर पढ़ते। इस कॉन्स्टिट्यूशन की खूबी ये थी कि ये पार्शली रिजिड था और पार्शली फ्लेक्सिबल था। दुनिया हम्म। में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को देखना हो तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा रिजिड है, जिसमें अमेंडमेंट हम्म। सबसे मुश्किल है। तो हम ऐसा ही। हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। इसमें अमेंडमेंट बाज़ का तो बड़ी आसानी से हो जाती है, और बाज़ का जो अमेंडमेंट जो है इसमें बड़ी मुश्किल से भी होती है। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखते हैं जी कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इसमें पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया। पाकिस्तान का हम्म। नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। हम्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई। 1956 के आइन में पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और प्राइम हम्म मिनिस्टर जो है ना, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता था, और प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक बात बताता चाहूँ, वो ये है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेनेट नाम का कोई इदारा नहीं था। हम्म पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो सेनेट का इदारा इंट्रोड्यूस करवाया गया वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भुट्टो साहब ने मुताबिक करवाया था। इससे पहले ये सेनेट का इदारा नहीं था। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट का था, यानी कि ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और उसके नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी मौजूद थी। दुनिया में अक्सर कंट्रीज में फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, वो तो होती है, उसके नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं होती। मैं इसके एक एग्जांपल, मैं आपके इसके एक या दो एग्जांपल दे देता हूं, जैसा कि बांग्लादेश। बांग्लादेश जी। में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तो नजर आ जाएगी, मिलेगी, उसके नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम्म कोई नहीं है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, वो है जी इंग्लैंड। इंग्लैंड एक हम्म मुल्क है। इंग्लैंड में आपको फेडरल गवर्नमेंट तो नजर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंग्लैंड में हम्म आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तो नजर आती है, उसके नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई नहीं है। तो पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, ये एग्जांपल्स हैं उन कंट्रीज के जिसमें ऊपर फेडरल गवर्नमेंट भी मौजूद होती है और नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी मौजूद होती है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जैसे कि बर्तानिया में है। बर्तानिया में जो उनका किंग है, पाकिस्तान में उसके बदले में प्रेसिडेंट का ओहदा मुताबिक करवाया गया। तो उसका सिकंदर मिर्जा साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए थे, और उनके पास इख्तियार काफी ज्यादा थे। हम्म
फंडामेंटल राइट्स, पाकिस्तान के 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को जो है सपोर्ट किया गया, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फंडामेंटल ऑफ राइट्स की। आगे है जी यूनिकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म से मुराद यह है कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक ही ईवान पर था, जो कि कौमी हम्म असेंबली था, और सेनेट का ईवान इसमें था ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड किया गया कि दी कोर्ट कुड डिक्लेयर नल एंड वाइड एनी लॉ, कि कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी कानून को ये देखे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो उसको रोक दे, उसको नल एंड वाइड कर दे। हम्म इसके बाद इस्लामिक प्रोविजन इसमें रखी गई। लेफ्ट अली खान के दौर में जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई थी तो उसमें ये कंफर्म किया गया था कि इख्तियारात सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के खिलाफ हो। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी नेशनल लैंग्वेज। तो जी सर। बंगालियों की एक ख्वाहिश थी कि बंगाली जुबान को कौमी जुबान का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम्म, मुल्क की मेजोरिटी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करती थी और वो उर्दू बिल्कुल नहीं जानते थे। तो बिल्कुल। इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी इस डिमांड को मान लिया गया, तो बंगाली और उर्दू दो नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर दी गई। हम्म और दुनिया में बेशुमार ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर नेशनल लैंग्वेजेस एक से जायद होती हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस बात को कंफर्म करता है कि जुडिशरी जो है ना वो इंडिपेंडेंट होगी। हाँ, हम्म वेयर द जजेस वर अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ स्टेट, दे कुड बी रिमूव्ड ओनली द थ्रू इम्पीचमेंट। इनको इम्पीचमेंट के तहत आप उतार सकते हैं, लेकिन इनको लगाने का जो इख्तियार था वो हेड ऑफ स्टेट के पास था, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। एक बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि 3 तरह की लिस्ट बनाई गई। वो लिस्ट इस तरह की थी जिसमें इख्तियारात की डिवीजन की जाए, डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। कुछ हम्म। इख्तियारात जो थे वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास थे, ओके। कुछ इख्तियारात जो थे वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास थे, और कुछ इख्तियारात ऐसे थे जो कि दोनों के पास थे। तो हम हम्म अ, तीनों के बारे में देखते हैं। फेडरल लिस्ट जो थी इसमें कानून साजी का इख्तियार सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास था। मसलन डिफेंस, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिफेंस के बारे में कानून साजी नहीं कर सकती। इसी तरह ओके। करेंसी, कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी करेंसी लॉन्च नहीं कर सकती। इसी तरह फॉरेन अफेयर, कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉरेन अफेयर को डील नहीं कर सकती। ये फेडरल गवर्नमेंट के पास ही इख्तियारात रहेंगे। अच्छा, इसी तरह मैं अगर आपको प्रोविंशियल की लिस्ट बताऊं, तो प्रोविंशियल की लिस्ट में जैसे कि लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास ही होता है, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं होता। जी, अब हम डिस्कस करते हैं वो महकमों के बारे में जिसमें दोनों ही हुकूमतों के पास इख्तियार होता है और वो कानून साजी करते हैं। हम्म वो क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी। जैसे कि हेल्थ, आपको पता है हेल्थ मिनिस्टर हम्म फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी बैठता है। जी। आमतौर पर हेल्थ के जितने भी मराकज हैं जो किसी भी प्रोविंस के अंदर होते हैं, उनका इख्तियार वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होता है। इसी तरह एजुकेशन, आप देखें जो एजुकेशन का इदारा है, एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल में भी बैठता है और प्रोविंशियल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी बैठता है। तो वो तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत चल रहे होते हैं। जैसे पंजाब में तमाम जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मातहत होती हैं। वैसे तो यूनिवर्सिटी के बारे हम्म में कहते हैं ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, लेकिन कानून साजी उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट की बजाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करती है। हाँ, जो मरकज के पास क्या है, जैसे कि वो तमाम यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है। हम्म। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जी अल्लामा बिल्कुल सर। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वो तमाम कैंपसेस जो इस्लामाबाद से बाहर भी हैं उनको भी हैंडल जो है ना फेडरल गवर्नमेंट ही कर रही है। हम्म 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू जो हमने लेना था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात को आसान करे। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।